कल की कहानी में आप लोगों ने देखा, अनामिका और राहुल की मौत हो जाती है। उनके दो मासूम बच्चे अनाथ हो जाते हैं और एक अपाहिज बूढ़ा पिता बेसहारा हो जाता है। किसी ने भी उन बच्चों का और उस बूढ़े पिता का साथ नहीं दिया। सारे रिश्तेदार उनका साथ छोड़ देते हैं और फिर उनका साथ देती है उनके ही घर में काम करने वाली संगीता ताई। संगीता ताई ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो उनका साथ देंगी। कुदरत का कहर। इस कहानी के आज के भाग को सुनने से पहले इस कहानी का पहला भाग जरूर सुन ले। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी। संगीता ताई सबके घरों से काम करके आती हैं। तब तक राज ने अपनी बहन को मैगी बनाकर खिला दी थी और अपने दादाजी को चाय बनाकर पिला दी थी। कनिका ने जब संगीता ताई को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वो उनकी गोदी में उछलकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कनिका संगीता ताई की गोदी में बैठे बैठे सो गई। संगीता ताई ने जल्दी से खाना बनाया और फिर घर के सारे काम खत्म किए। संगीता ताई ने दादाजी को खाना खिलाया और फिर उनको उनकी दवा दे दी। संगीता ताई के घर में उनकी सास और उनकी एक बेटी थी। संगीता ताई के पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी संगीता ताई ही उठाती थी। संगीता ताई को दोनों घर मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से राज, कनिका और उनके दादाजी को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। इसीलिए संगीता ताई ने अपने मन में सोचा कि अब दोनों परिवारों का खर्च मुझे ही उठाना होगा, तो क्यों ना वो अपनी सास और अपनी बेटी को यहीं ले आए, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आखिर राज और कनिका को भी तो अब स्कूल जाना होगा। संगीता ताई दादाजी के सामने गईं और उन्होंने उनसे कहा, साहब जी, क्या मैं अपनी सास और अपनी बेटी को यहाँ आपके घर में रख सकती हूँ? दादाजी ने जैसे ही संगीता ताई के मुंह से ये शब्द सुने, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने इशारों में हाँ कर दिया, क्योंकि दादाजी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि संगीता उनके साथ कभी बुरा नहीं करेगी, क्योंकि उसने उस समय पर उनका साथ दिया था जब उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया था। उसके अगले दिन संगीता ताई अपनी सास और अपनी बेटी के साथ इस घर में आ गई। संगीता ताई की सास अभी एकदम ठीक ठाक थी। संगीता ताई ने 3-4 काम और पकड़ लिए थे, इसीलिए दिन भर संगीता ताई घर के बाहर काम करती और उनकी सास यहाँ घर में सबका ख्याल रखती थी। सुबह के समय संगीता ताई घर के कामों में अपनी सास का हाथ बटा दिया करती थी। कनिका संगीता ताई से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो रात में संगीता ताई के पास ही सोती थी। संगीता ताई की बेटी रिया 12 साल की थी। सारे बच्चे आपस में घुल मिल कर रहने लगे थे। इसी तरह धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर गया था। संगीता ताई ने अब राज को उसके स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। संगीता ताई ने अब घर घर काम करने की जगह एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें खाना बनाने का बहुत ही अच्छा अनुभव था। संगीता ताई खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, इसीलिए उनको नौकरी जल्दी मिल गई थी। अब संगीता ताई सुबह 10 बजे अपने काम पर जाती और शाम को 6 बजे वापस लौट आती। उस होटल की मालकिन बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो संगीता ताई को 6 बजे छुट्टी दे दिया करती थी। संगीता ताई की सासू माँ दादाजी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी, इसीलिए दादाजी की सेहत में बहुत ही जल्दी से सुधार होने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया। दादाजी अब थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे थे। एक दिन दादाजी का मन हुआ कि वो घर से बाहर निकल कर जाएं। शाम को जब संगीता ताई वापस आई तो दादाजी ने उनसे कहा, संगीता बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ले चलो। 2 साल हो गए मैंने घर के बाहर कदम नहीं रखा। बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का। ठीक है साहब जी, बच्चों को भी बुला लेती हूँ, उन्हें भी थोड़ा सा पार्क घुमा दूंगी। वो भी घर के बाहर कहाँ जाते हैं, कम से कम इसी बहाने वो भी घूम लेंगे। संगीता, तुम मेरी एक बात मानोगी? कहिए साहब जी, क्या बात है? तुम मुझे साहब जी मत कहा करो, तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। 1 साल हो गया है
मेरा छोटा बेटा आलोक मुझे देखने तक नहीं आया और ना ही मेरी बेटी को मेरी याद आई। तुमने एक बेटी बनकर मेरे इस घर को संभाला, मेरे बच्चों का ध्यान रखा। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ आप मुझे बेटी बोलते हैं और दूसरी तरफ एहसान की बात करते हैं। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आपने भी तो मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी है। संगीता ताई सबको बुला लेती हैं और फिर सभी लोग बाहर पार्क में घूमने जाते हैं। बच्चे वहाँ मौज मस्ती करते हैं और संगीता ताई की सासू माँ वहाँ पर अपनी हम उम्र औरतों से बैठकर बातें करने लगती हैं। संगीता ताई ने देखा कि उनकी सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। संगीता ताई समझ गई थी कि उनको पार्क में आना अच्छा लगा है, इसीलिए वो खुश हैं। और दादाजी के भी वहाँ पर कुछ दोस्त बन गए थे। वो उनसे बातें कर रहे थे। इस तरह सभी घूम फिर कर मौज मस्ती करके घर वापस आ गए थे। धीरे धीरे करके सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। संगीता ताई ने कनिका का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब तीनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। दादाजी और संगीता ताई की सासू माँ अब संगीता ताई के आने के बाद शाम को रोज पार्क में टहलने चले जाया करते थे। कहते हैं जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर आसपास के लोग संगीता ताई को चालबाज औरत कहने लगे थे, लेकिन संगीता ताई किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती। दादाजी अब धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो गए थे। दादाजी के छोटे बेटे आलोक और उनकी बेटी अनुपमा को जब पता चला कि उनके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो लोग दादाजी के पास आ गए, लेकिन दादाजी ने उन दोनों को घर के अंदर पैर भी नहीं रखने दिया। उन्हें गेट के बाहर से ही वापस लौट जाने के लिए कहा। दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो चिल्ला के बोल रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर संगीता ताई और उसकी सासू माँ बाहर आईं। क्या हुआ अंकल जी, आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आलोक भैया और अनुपमा दीदी को घर के अंदर तो आने दीजिए। तभी आलोक बोला, संगीता ताई अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। मैं आपका कोई भाई नहीं हूँ, मुझे साहब जी कहकर बुलाओ। आलोक के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर दादाजी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तभी संगीता ताई ने दादाजी को शांत कराने की कोशिश की। अंकल जी, आप चुप हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। मुझे आलोक भैया को साहब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं हूँ तो इस घर की नौकरानी ही। मैं तो भैया को साहब ही बोलूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तभी पीछे से अनुपमा की आवाज़ आई, वाह संगीता ताई, आपने तो मेरे पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। घर ही क्या, आपने तो मेरे पापा पर भी कब्जा कर लिया है। अनुपमा बेटा, कौन सा घर और कौन से पापा? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम दोनों ने तो मुझे और मेरे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ तक कि हमारे घर में जो थोड़ा बहुत सामान था, तुम दोनों वो भी उठा कर ले गए। तुम दोनों ने जो हमारे साथ किया है उसको मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। तभी आलोक की फिर से आवाज़ सुनाई दी, पिताजी आप ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक नौकरानी की वजह से आप हमसे लड़ रहे हैं। आलोक, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि संगीता नौकरानी नहीं है, वो इस घर की बेटी है। मैंने उसे बेटी माना है। पापा, एक नौकरानी को बेटी मान लेने से वो बेटी नहीं बन जाएगी, वो हमेशा नौकरानी ही रहेगी। अपने लिए इस तरह के शब्द सुनकर संगीता ताई की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी संगीता ताई की सासू माँ ने उनसे कहा, संगीता तुम घर के अंदर चलो, इन लोगों को आपस में बात कर लेने दो, तुम बीच में मत बोलो। तीनों बच्चे अंदर रूम में अकेले हैं, तुम उनके पास चलो। संगीता ताई वहाँ से बच्चों के पास चली जाती हैं। तभी राज ने संगीता ताई से पूछा, क्या हुआ काकी, बाहर कोई आया है क्या? दादू इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? राज बेटा, तुम्हारे चाचू और बुआ आए हैं। चाचू और बुआ का नाम सुनते ही राज के चेहरे पर मायूसी आ गई थी और उसने संगीता ताई से कहा, काकी वो लोग अब यहाँ क्या करने आए हैं?
उन्हें किसने बुलाया है? बेटा, उनको किसी ने बुलाया नहीं है, वो तुम्हारे दादाजी से मिलने आए हैं, मिलकर चले जाएंगे। जाओ तुम भी मिल लो जाकर उनसे। लेकिन राज ने मना कर दिया। तभी संगीता ताई की बेटी ने कहा, मम्मी हमें भूख लगी है, खाना दे दो। संगीता ताई किचन में बच्चों के लिए खाना निकालने चली गई। उनको बाहर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक दादाजी की अनुपमा और आलोक से बहस होती रही। फिर दादाजी ने आलोक से कहा, तुम लोग पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वैसे एक बात बताओ, तुम लोग मुझसे मिलने तो नहीं आए हो। ज़रूर तुम लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसीलिए तुम दोनों आज यहाँ मुझसे मिलने आए हो। तो तुम लोग इधर उधर की बातें करना छोड़ दो और सीधे मुद्दे की बात करो कि तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। ठीक है पापा जी, हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने शहर का घर और प्लाट का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन गांव में जो 15 बीघे ज़मीन है, आपने उसका बंटवारा तो अभी तक नहीं किया। हम दोनों चाहते हैं कि आप उस ज़मीन को हम दोनों के नाम कर दें। हम उसे बेचकर यहाँ शहर में अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों आपके पास आए थे। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है तुम लोगों ने। तो तुम लोग यहाँ ज़मीन के बंटवारे के लिए आए हो? वैसे मैं तुमसे कुछ और उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग ज़मीन और जायदाद के बहुत ही ज़्यादा लालची हो। तुम लोगों का लालच तो इतना बड़ा था कि तुम दोनों ने अपने मरे हुए भाई का सामान भी इस घर से उठा लिया। तुम्हारी जैसी औलाद किसी भी माँ बाप को ना मिले। औलाद के नाम पर तुम दोनों कलंक हो, कलंक। पापा, आपका भाषण बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप जल्दी से कागज़ तैयार करवा लें और वो ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए, या फिर आप ही उसे बेचकर पैसे हमें दे दीजिए। ठीक है, तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ। मैं तुम लोगों को सोचकर बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब आप हमारे घर से जा सकते हैं। वो दोनों वहाँ से चले गए। दादाजी मन ही मन में सोच रहे थे कि आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा लालची हो गए हैं। उन्हें अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी ज़मीन जायदाद से बहुत ही मतलब है। दादाजी ने मन ही मन में सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। एक दिन दादाजी ने संगीता ताई से कहा, संगीता, कल मुझे सुबह गांव के लिए निकलना है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा खाना बना देना। मैं रास्ते में वही खाना खा लूँगा, बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। जी अंकल जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी। दादाजी अगले दिन खाना लेकर गांव के लिए निकल गए। दादाजी बस में बैठे बैठे सोच रहे थे, अगर संगीता ना होती तो हम सबका क्या होता। उन्होंने बस में बैठे बैठे एक निर्णय ले लिया था कि उन्हें ज़मीन बेचकर क्या करना है। दादाजी गांव पहुंच गए थे और उन्होंने एक ब्रोकर से बात कर ली थी और अपनी ज़मीन का सौदा पक्का कर लिया था। दादाजी ने 5 बीघा ज़मीन बेच दी और 5 बीघा ज़मीन अपने दोनों बच्चों के नाम कर दी थी, और जो बची हुई 5 बीघा ज़मीन थी उसको उन्होंने संगीता ताई के नाम कर दिया था। दादाजी अपने गांव की ज़मीन का बंटवारा करके वापस शहर आ गए थे। उन्होंने संगीता ताई को नहीं बताया था कि 5 बीघा ज़मीन उन्होंने संगीता ताई के नाम कर दी है। जैसे ही आलोक और अनुपमा को इस बात का पता चला कि उनके पापा ने ज़मीन को बेच दिया है, तो वो पैसे लेने के लिए अगले ही दिन घर पर आ गए। लेकिन दादाजी ने उनको पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। दादाजी ने उनसे कहा, ये ज़मीन मैंने अपने काम के लिए बेची है। मैं इस रुपए से अपने लिए एक ढाबा खोलूँगा, जिससे राज और कनिका को पढ़ाने लिखाने में कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। दादाजी की बातें सुनकर आलोक और अनुपमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो वहाँ से पैर पटकते हुए चले गए। वो दोनों अच्छी तरह से समझ गए थे कि अब उन्हें अपने पिता से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। दादाजी ने ढाबे का प्लान संगीता ताई को बताया तो संगीता ताई बहुत खुश हो गई थी। दादाजी ने उस ढाबे का नाम रखा था अपनों का ढाबा। संगीता ताई और दादाजी मिलकर ढाबे को चला रहे थे और उधर घर में संगीता ताई की सासू माँ बच्चों को संभाल रही थी।
तीनों बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे। तीनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे करके कई साल गुजर गए। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। रिया का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। राज का भी 12th कंप्लीट हो गया था और उसने बीटेक में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि राज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। दादाजी तो चाहते थे कि राज उनका ढाबा संभाले, लेकिन राज अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता था। और कनिका भी कक्षा 10 में पढ़ रही थी। कनिका बड़े होते होते बहुत ही चंचल स्वभाव की हो गई थी। वो राज और रिया को परेशान कर लेती थी। छोटे होने की वजह से कनिका को सबका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था। तीनों बच्चों की आपस में बहुत ही बनती है। एक दिन संगीता ताई की सासू माँ ने उनसे कहा, संगीता, हमारी रिया बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं अपनी रिया की शादी देख लूँ। दादाजी भी वहीं बैठे हुए सब सुन रहे थे। उन्होंने संगीता ताई की सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, संगीता बेटा, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें अपनी रिया के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है अंकल जी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। दादाजी ने रिया के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। दादाजी के एक दोस्त ने रिया के लिए एक लड़का बताया। लड़का बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव का था। दादाजी ने तुरंत हाँ कर दी थी। लड़के वाले जब रिया को देखने आए तो रिया उनको एक ही नज़र में पसंद आ गई थी और वो सगाई की तारीख तय करके वहाँ से चले गए। जब लड़के वाले वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने लड़के वालों को बता दिया कि रिया एक नौकरानी की बेटी है। संगीता ताई उनकी बेटी नहीं बल्कि उनके घर की नौकरानी थी। लड़के वालों को ये बात जैसे पता चली, उन्होंने तुरंत शादी के लिए मना कर दिया कि वो एक नौकरानी की बेटी से शादी नहीं करना चाहते। आज रिया को बहुत ही बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि आसपास के लोग आज भी उनको एक नौकरानी की बेटी ही समझते थे। लेकिन राज और कनिका ने रिया को समझाया कि वो एक नौकरानी की बेटी नहीं है बल्कि उन दोनों की बड़ी बहन है। तभी दादाजी बोले, बेटा, राज और कनिका बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज और कनिका की तरह तुम भी मेरी पोती हो। मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं समझा। मैं जानती हूँ दादाजी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें अपना मानते हैं, लेकिन आसपास के लोग तो आज भी मुझे ये कहते कहते रिया रुक गई। तभी संगीता ताई ने कहा, बेटा रिया, बहुत अच्छा हुआ जो ये रिश्ता टूट गया। जब उनके अंदर इंसान को लेकर हीन भावना है तो फिर तू वहाँ पर कैसे खुश रह पाती। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरे लिए भगवान ने कोई न कोई अच्छा लड़का जरूर बनाया होगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। रिया ने अब दादाजी के ढाबे पर जाना शुरू कर दिया था। दादाजी ने रिया को ढाबे का हिसाब किताब देखने के लिए बोला। रिया ढाबे का हिसाब किताब बहुत अच्छे से संभाल रही थी। वहाँ ढाबे पर दादाजी का एक दोस्त आया करता था। वो अपने लड़के के लिए एक लड़की देख रहा था। उनका लड़का बैंक में नौकरी करता था और उनको रिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसीलिए उन्होंने सामने से दादाजी से रिया का हाथ मांगा। दादाजी का दोस्त संगीता ताई के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि दादाजी ने उसे कभी कुछ छुपाया ही नहीं था। वो तो संगीता जी को बहुत ही महान स्त्री समझता था। दादाजी ने रिया और उस लड़के को एक दूसरे से मिलवा दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर रिया और उस लड़के की धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। संगीता ताई की सासू माँ आज बहुत खुश थी कि उनकी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिल गया, और दादाजी ने भी इस शादी में दिल खोलकर खर्च किया था, कोई कंजूसी नहीं की थी। रिया की ससुराल इस शहर में थी, इसीलिए रिया ढाबे पर आया करती थी। शादी के बाद भी ढाबे का हिसाब किताब रिया ही देख रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था कि एक दिन अचानक संगीता की सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दादाजी की भी अब उम्र हो गई थी, उनकी भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहने लगी थी। दादाजी चाहते थे कि मरने से पहले वो दोनों बच्चों की भी शादी कर दें। इसीलिए उन्होंने राज से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी शादी कर लो,
फिर उसके बाद तुम्हारी बहन कनिका की भी शादी कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं आज हूँ कल नहीं। दादाजी आप ऐसी बातें मत किया करो, अभी तो आप बहुत सालों तक जिएंगे। आप इतनी आसानी से हम लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। राज की बातें सुनकर दादाजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अरे बेटा, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है। तू तो जानता ही है कि आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी करके जाऊँ। संगीता ताई ने भी दादाजी को टोकते हुए कहा, अंकल जी ये कैसी बातें आप कर रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है, जाना तो होगा ही मुझे। कब तक इस धरती पर बोझ बना रहूँगा। कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी, आप हम लोगों पर कभी बोझ नहीं थे। मैंने तो हमेशा आपको अपना पिता समझा है। अंकल जी, अगर हमारे प्यार और देखभाल में कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगीता बेटा, तुम्हें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो मेरे लिए वो सब किया है जो मेरे खुद के बच्चे नहीं कर पाए। तभी राज बीच में ही बोला, अच्छा बहुत हो गई ये इमोशनल बातें। दादाजी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बतानी थी। मेरी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अब आपका पोता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। सबसे पहले राज ने संगीता ताई के पैर छुए, उसके बाद अपने दादाजी से आशीर्वाद लिया। दादाजी, कनिका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। राज बेटा, कनिका आज ढाबे पर घूमने गई है। ठीक है दादाजी, फिर मैं रिया दीदी और कनिका को वहीं जाकर ये खुशखबरी सुना देता हूँ। और हाँ दादाजी, आपसे एक और बात करनी थी। आप कनिका की शादी देखनी शुरू कर दो, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। इतना कहकर राज वहाँ से चला गया। संगीता ताई ने दादाजी से कहा, अंकल जी राज सही कह रहा है, हमें कनिका के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी हमारी कनिका नौकरी नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि सारी लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगी, तो फिर हाउसवाइफ कौन बनेगा। इसीलिए वो तो बहुत ही गर्व के साथ कहती है कि वो एक हाउसवाइफ बनेगी। राज ने ढाबे पर जाकर सबको बता दिया कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। रिया और कनिका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपने भाई के गले लग जाती हैं और उसे बधाइयाँ देती हैं। तभी रिया के हस्बैंड वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने भी राज को बधाई दी। साले साहब मुबारक हो, आखिरकार आपने अपना सपना पूरा कर ही लिया। तभी राज ने कहा, जीजा जी आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना मेरे मम्मी पापा ने देखा था, जिसे मैं हर हाल में पूरा करना चाहता था, और आज मैंने वो कर दिखाया। मम्मी पापा का नाम सुनते ही कनिका की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। राज ने कनिका को गले से लगा लिया और रिया बोली, रोते नहीं है पगली, आज तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके बेटे ने उनका सपना पूरा कर दिया। राज की भी आंखों में आंसू छलक आए थे। तभी जीजा जी बोले, अरे भाई बस करो सब लोग, आज तो खुशी का दिन है और तुम लोग रो रहे हो। बहुत हो गया रोना धोना, चलो आज तो हम लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करके सभी घर पहुंचते हैं। दादाजी और संगीता ताई बाहर सोफे पर बैठे हुए थे। दादाजी बोले, वाह क्या बात है, आज चारों साथ साथ। हाँ दादाजी, खुशी का मौका था, इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि हम भी घर हो आते हैं। बहुत ही अच्छा किया बच्चों, जो तुम लोग भी आ गए। सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे, लेकिन जीजा जी बाहर दादाजी के पास सोफे पर बैठ गए। दादाजी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है। दादाजी, मेरी मौसी का लड़का कनिका को बहुत पसंद करता है। वो कनिका से शादी करना चाहता है। उसका कपड़ों का खुद का शोरूम है, अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दादाजी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनकी तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। कनिका की भी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई। दादाजी का
अब ज़्यादातर समय ढाबे पर अपने दोस्तों के साथ गपशप करने में बीतता था। वो घर पर अकेले बोर हो जाया करते थे, इसीलिए वो ढाबे पर ही अपने दोस्तों के साथ अपनी पार्टी जमाने लगे। उनके सभी दोस्त उनकी हम उम्र के थे। संगीता ताई और रिया ने ढाबे को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया था। एक दिन की बात है, संगीता ताई और दादाजी ढाबे से घर वापस आ रहे थे। तभी एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ गया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी में ब्रेक मारा। दादाजी गाड़ी से उतरकर तुरंत उसको देखने गए। गाड़ी से उतरकर उन्होंने जो देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। गाड़ी के सामने जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा आलोक था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक भिखारी हो। आलोक तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, माफ़ कीजिएगा साहब, गलती हो गई मुझसे। जब आलोक ने सर ऊपर उठाकर देखा तो सामने अपने पिता को देखकर वो हैरान रह गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन संगीता ताई ने उसे पकड़ लिया। दादाजी ने संगीता ताई को मना किया, संगीता उसे रोक मत, जाने दे, वो जहाँ जाना चाहता है। ये उसके कर्मों का फल है। ये भूल गया था कि जब कुदरत अपना कहर ढाता है तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ता। अपने पिता की बातें सुनकर आलोक की आंखों से आंसू बह रहे थे। आलोक में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने पिता से नजरें मिलाकर बातें कर सके। वो सर झुकाए चुपचाप अपने पिता की बातें सुन रहा था। दादाजी ने संगीता ताई से कहा, संगीता गाड़ी में बैठो, राज हमारा घर पर इंतजार कर रहा होगा। अंकल जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आलोक साहब को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर वो आपका ही खून है। आपने तो मुझे अपने घर में रख लिया, मेरी बेटी को उस घर में जगह दी, तो फिर आप अपने बेटे को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? संगीता, तुमने उस समय हमारा साथ दिया था जब हमें अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमारे अपनों ने ही उस समय हमें धोखा दिया था। उस समय आलोक ने हमारा साथ छोड़ दिया था। अनामिका बहू ने राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए कितनी बार इसको फ़ोन लगाया था और आने के लिए बोला था, लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया था। अंकल जी, अगर आज हम आलोक साहब को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आलोक साहब और हम लोगों में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था वैसा ही अगर हम भी उनके साथ करेंगे तो फिर हमारे अंदर की भी इंसानियत मर जाएगी। अंकल जी, प्लीज़ आप हमारी बात मान लीजिए और आलोक साहब को घर लेकर चलते हैं। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। संगीता ताई के बहुत जिद करने के बाद दादाजी आलोक को घर ले जाने के लिए मान गए। संगीता ताई ने आलोक को गाड़ी में बिठाया और वो लोग घर आ गए। आलोक वहीं गेट के बाहर खड़ा था, वो घर के अंदर नहीं आ रहा था। तो संगीता ताई ने आलोक का हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर ले आईं। आलोक को वहीं सोफे पर बिठाया और फिर उसके लिए पानी ले आई। आलोक पानी पीकर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी संगीता ताई ने पूछा, आलोक साहब, आपकी ये हालत कैसे हुई? दादाजी चुपचाप बैठे हुए थे। तभी आलोक ने बताया कि उनके बेटे बहू ने 1 साल से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। उन लोगों ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और हम लोगों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। हम दोनों रोड क्रॉस कर रहे थे कि तभी अचानक एक गाड़ी ने मेरी पत्नी को टक्कर मार दी और वो वहीं पर ख़त्म हो गई। संगीता ताई, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास रहने का ठिकाना तक नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाना तो बहुत दूर की बात है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। आलोक ने दादाजी के पैरों पर गिरकर कहा, पापा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। दादाजी ने आलोक को उठाकर गले से लगा लिया। आखिर उनके अंदर एक पिता का दिल आज भी था, जो अपने बेटे की तकलीफ़ को देख नहीं पा रहा था। उन्होंने आलोक को माफ़ कर दिया।
थोड़ी देर के बाद राज बाहर से आया। वो घर पर आलोक चाचा को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। राज अपने आलोक चाचा से नफरत तो नहीं करता था, लेकिन हाँ, वो उनसे गुस्सा बहुत था, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा खत्म हुए थे तो आलोक चाचा उससे मिलने तक नहीं आए थे। इस बात की वजह से राज बहुत ही ज़्यादा उनसे नाराज़ था। संगीता ताई ने राज को सारी बात बताई तो राज ने संगीता ताई से पूछा, काकी आप क्या चाहती हैं कि चाचा को यहाँ पर रख लें? अगर आप हाँ कहेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे अंदर आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी बात को मना कर दूँ। अगर आप चाहती हैं कि आलोक चाचा यहीं पर रहे तो फिर ठीक है, आलोक चाचा यहीं पर रहेंगे। राज की बातें सुनकर संगीता ताई की आंखों में आंसू आ गए थे। संगीता ताई को राज, कनिका और दादाजी ने जो मान सम्मान दिया था, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक काम करने वाली बाई को भी कोई इतना मान सम्मान दे सकता है। आलोक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, इसीलिए वो कुछ दिन के लिए घर पर ही रहा। राज ने एक दिन संगीता ताई को बताया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर संगीता ताई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। संगीता ताई ने ये बात दादाजी को बता दी। दादाजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर उनके पोते ने शादी के लिए जो हाँ कर दिया था, और लड़की ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद ही लड़की ढूंढ ली थी अपने लिए। शादी की तारीख तय हो गई थी। कनिका और रिया को भी निमंत्रण पत्र भेज दिया गया था शादी में आने के लिए। कनिका, रिया और जीजाजी भी सभी राज की शादी में सम्मिलित होने के लिए आ गए थे। धूमधाम से शादी के सारे फंक्शन हो रहे थे। दोनों बहनें और जीजाजी भी सभी लोग मिलकर बहुत ही मस्ती कर रहे थे। दादाजी और संगीता ताई ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। राज की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। संगीता ताई ने राज की पत्नी का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से कराया। आज राज को संगीता ताई के अंदर अपनी माँ अनामिका दिखाई दे रही थी, और वो संगीता ताई को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राज ने अपनी पत्नी को संगीता ताई के बारे में पहले से ही सब बता रखा था, इसीलिए राज की पत्नी भी संगीता ताई का बहुत ही सम्मान करती थी। आलोक की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, उसके सीने में बहुत तेज का दर्द हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आलोक को हार्ट अटैक आया था। कहते हैं जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो फिर ये तय होता है कि वो आपके पास भी लौट कर आता ही है। आलोक के साथ भी वही सब हुआ था। जब आलोक का निधन हुआ था तो राज की बुआ भी उसको देखने आई थी। राज की बुआ ने संगीता ताई से और कनिका और राज से माफ़ी भी मांगी थी। दादाजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जिस पिता के दो दो जवान बेटों की मौत हो जाए, उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। और फिर दादाजी भी अंत में इस दुनिया को अलविदा कह गए। भरे पूरे घर में अब सिर्फ संगीता ताई, राज और उसकी पत्नी ही बचे थे। और फिर कुछ समय के बाद वो लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ एक साथ बिताने लगे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।